तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने बहुत सारी जो चीज़ें थी इस चैप्टर की वो पढ़ ली थी पहले प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक आपको क्लास 10th साइंस की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें अभी तक जो भी मैंने वीडियोस बना रखी है वो सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लास्ट टॉपिक से ही रिलेटेड है। हमने लास्ट क्लास में ओर्स के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे हम जो ओर्स होते हैं उसमें से कैसे हम मेटल को अलग करते हैं। वो हमने एक सिर्फ टेबल्स के तरीके से हमने उसको पढ़ लिया था सिर्फ। आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सिंपली हमने जो पढ़ा था कि सबसे पहले जो मेटल्स होते हैं वो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, या कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो इन मेटल्स को हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में अगर हम लेके चलें तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के कुछ ओर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा पोटेशियम का ओर हो सकता है, हमारा पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, या सोडियम का और सोडियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे ओर्स होते हैं हमारे, जो कि ओर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट वीडियोस में बताया था, बहुत सारे ओर्स के नाम बताए थे। तो देखिए, सिंपल क्या होता है, हम कैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अलग करते हैं। तो अगर आपको टेबल याद हो तो हम हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनको अलग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस आप एक नाम से ये चीज समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के यूज से हम जो भी हमारे पास और होगा उसमें से हमारे मेटल्स को हम अलग करेंगे, ठीक है। प्योर मेटल्स जो होते हैं उनको अलग करते हैं। तो देखिए, सिंपल एग्जांपल से अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे हमको सोडियम को अलग करना है, किसमें से अलग करना है, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। रॉक सॉल्ट हमने और का नाम पढ़ा था, रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट जो होता है हमारा, उसमें सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को हमको अलग करना है, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा उसको अलग करेंगे। तो देखिए, जितने भी हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन कर रखी होती है और काफी अच्छा बॉन्ड होता है उनके बीच में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसलिए उसको अलग करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के हम सोडियम को अलग करते हैं और क्लोरीन को अलग करते हैं, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कंटेनर होता है हमारे पास, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम एक सोल्यूशन डाल देते हैं। बाकी केसेस के अंदर वैसे हमारे जो इस केस में जो है, हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के केस में जो होता है, हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को क्या होता है कि हम मॉल्टन स्टेट में लेके, मॉल्टन का मतलब उसको मेल्ट करके, मॉल्टन स्टेट में करके, और उसके बाद उसको जो होता है हम अलग करते हैं, ठीक है। तो हम एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड होगा, इस लिक्विड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा लिक्विड होता है, एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें हम दो रॉड्स लगाते हैं। ऐसी रोड्स होती है जो कि हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल से बनी हो, जैसे कि प्लेटिनियम से ही बनी हो सकती है, या फिर काफी बार ऐसा करते हैं कि हम रिफाइनिंग कर रहे होते हैं। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि जब आप पे ओर से जो मेटल निकल के आ जाता है वो प्योर मेटल नहीं होता। तो जब वो प्योर मेटल नहीं होता तो काफी बार हम इसी के द्वारा जो होता है उसको प्योर बनाने की भी कोशिश करते हैं, जो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि आप दो रॉड्स लेंगे, एक रॉड अभी नाम पढ़ेंगे इन रॉड्स का, इसके बाद यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स होता है। ये एसी डीसी को कैसा ही वोल्टेज सोर्स हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमने स्विच लगा दिया, और यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा जो रॉड, वो हमारा पॉजिटिव रॉड हो जाएगी। तो ये वाली रॉड जो होगी ये पॉजिटिव चार्ज की होगी, और ये वाली रॉड जो होगी ये नेगेटिव चार्ज की होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नाम पढ़ने हैं। कुछ नाम पढ़ने हैं हमको। सिंपली देखिए, जो हमारी नेगेटिव चार्ज वाली रॉड होती है उसको हम कहते हैं कैथोड, ठीक है, इनकी रॉड का नाम है। और जो पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड है इसको हम कहते हैं एनोड, ठीक है। तो आपको मेनली दो चार चीजें समझ में आ गई। देखो, वोल्टेज सोर्स हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा पॉजिटिव रॉड हो जाएगी। पॉजिटिव रॉड को हम नाम देते हैं एनोड, और नेगेटिव रॉड को हम नाम देते हैं कैथोड, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक सिंपल सा
एक नोट बताऊं तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी मेटल हमारा निकलता है प्योरीफाई होके, जो भी मेटल हमारा निकलेगा वो हमेशा कौन सी रोड पे निकलेगा, तो वो हमारा कैथोड पे निकलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अभी मैं बताऊंगा भी कैसे। तो देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ सोडियम क्लोराइड का, तो हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब उसको मॉल्टन स्टेट में ले लेंगे, इसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड को पिघला के इसके अंदर ले लेंगे। इसके बाद क्या होगा, जब उसको मॉल्टन स्टेट में लेते हैं तो आपने आयनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो हमारे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी आयंस में टूट जाते हैं, यानी सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस ऐसे बहुत सारे आयंस बन जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो होगा क्या कि जो नेगेटिव वाले पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, और जो पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो जितना भी सोडियम है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स कैथोड वाली रॉड पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो रिएक्शंस भी लिख सकते हैं सिंपली, कि जो सोडियम होता है यहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो जाता है और सोडियम बन जाता है। वहीं क्लोरीन जो होता है यहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और इसके बाद यहाँ पे जो होता है उसका क्लोरीन गैस बन के निकल जाता है। ठीक है, तो आप सिंपली ये समझ सकते हो कि हमने एक मॉल्टन स्टेट में सॉल्यूशन ले लिया, और लेते ही क्या हुआ, वो आयंस में टूट गए। आयंस में टूटने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करवाते हैं तो पॉजिटिव वाले जो होते हैं पार्टिकल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ। अब ये चीज समझिए, ये मैंने क्यों लिखा था, ये एक सिंपल सा ट्रिक कह सकते हो आप, कि जितने ही मेटल होते हैं पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, तो जितने ही मेटल्स होंगे वो सारे के सारे कौन सी रोड पे अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव वाली रोड पे, और नेगेटिव वाली रोड को क्या कहते हैं, कैथोड पे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि बोलेगी कॉपर जो होगा वो कौन सी रोड पे अट्रैक्ट होगा, तो वो भी हमारा किस पे होगा, तो कैथोड पे होगा। ठीक है, कॉपर एक मेटल है, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि बोलता है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करवाते हैं, ये आपको मैंने डिसोसिएशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये एक एग्जांपल बताया था फर्स्ट चैप्टर में। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं हम, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करवाया जाता है, तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है वहां से। ठीक है, तो वो भी आपका देखिए सेम होता है, जैसे इसमें डालेंगे तो वो हमारे H प्लस और O2 माइनस देखो दो आयंस में टूट जाएंगे, तो होगा क्या, H प्लस यानी जो प्लस वाला हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जाएगा, देखिए प्लस वाला जाएगा कैथोड पे। तो आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कहाँ पे निकलेगा, तो आप सिंपल क्या कह सकते हो, क्योंकि वो प्लस है तो वो हमारा निकलेगा कैथोड पे। ठीक है, और पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कौन सी रोड पे अट्रैक्ट होगा, तो ऑक्सीजन जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला किस पे होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले का नाम एनोड, तो ये किस पे होता है, एनोड पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीजें थी इलेक्ट्रोलिसिस का, आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हमारे पास जो भी ओर होता है, हाईली रिएक्टिव ओर जो होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा अलग करते हैं, उसमें से मेटल्स को अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा देखिए सोडियम यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद इसमें से सोडियम को इजिली हम हटा के अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारे पास और होगा उसको हम उसका मॉल्टन स्टेट ले लेंगे, जैसे कि हमारे पास KCl हो गया। ठीक है, तो KCl का भी हम मॉल्टन स्टेट ले लेंगे और उसमें से पोटेशियम को अलग कर देंगे, या फिर अगर CaCl2 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम मॉल्टन स्टेट में इसके अंदर ले लेंगे, तो वो किस में टूट जाएगा, तो Ca2 प्लस और क्लोरीन माइनस, और ये किस पे जाके अट्रैक्ट होगा, तो क्योंकि प्लस वाला है मेटल है, तो मेटल किस पे होता है, कैथोड पे। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीजें, ऐसी क्वेश्चन आते हैं आपका कि इसके अंदर कौन सी चीज जो होगी कैथोड पे अट्रैक्ट होगी, कौन सी होगी नेगेटिव एनोड पे अट्रैक्ट होगी, तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारी हाईली रिएक्टिव के लिए। अगर हम इसके बाद पढ़े मॉडरेट के लिए यानी मिडल वाले के लिए, अ, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया मॉडरेटेड रिएक्टिव एलिमेंट, जो कि हमारे बीच के रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के बाद आयरन हो सकता है हमारा, उसके बाद जिंक को भी ले सकते हो, इसकी कैटेगरी में टिन हो गया, लेड हो गया। तो इन सब चीज़ों के अगर ओर्स हो तो उसको हम कैसे अलग करते हैं, तो उसको अलग करने के लिए मैंने दो प्रोसेस बताए थे। अगर वो हमारे कार्बोनेट की फॉर्म में है, तो उसको हम अलग करेंगे कैल्सिनेशन के द्वारा, प्रोसेस का नाम होता है। ठीक है, और अगर वो हमारे सल्फाइड की फॉर्म में है, तो उसको हम अलग करेंगे रोस्टिंग के द्वारा।
और जब इनको अलग करते हैं तो ये क्या बनाते हैं हमारे, तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अभी हम सब कुछ देखेंगे कि ऐसा हमने क्यों लिखा था टेबल में, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन के निकलने को कहते हैं रिडक्शन। तो फिर इसको हम करवाते हैं रिडक्शन। रिडक्शन करवाने के बाद हमको क्या मिल जाता है, प्योर, ठीक है। तो जैसे समझिए क्या होता क्या है कि हमारे पास जैसे कोई भी हमारे पास एक ओर है, जैसे एक मैं कॉमन ओर ले लेता हूँ, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट होता है, इसको हम हीट करते हैं, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं। देखो हीट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे हमारे पास एक फर्नेस है, चिमनी है हमारे पास, और उसके अंदर हम किसी चीज को हीट करना चाहते हैं, तो दो तरीके से आप हीट कर सकते हो। या तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहो और वो बर्न होके हीट होगा, और दूसरा चीज होता है कि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मत दो, ठीक है, और फिर उसको हीट करो। तो दो तरीके से आप हीट करते हैं। तो जब भी आप हीट करते हो किसी और को, तो वो हमारा ऑक्साइड्स बनाएगा। तो यहाँ बनता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और साथ में हमारी एक गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो देखिए जिंक कार्बोनेट जो है उसको हमने हीट करा, स्ट्रांगली हीट करा, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी उसको हमने एयर की सप्लाई नहीं दी, ऑक्सीजन नहीं दिख रहा हमको यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी, तो हीट करा, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट करा, तो क्या बनाएगा हमारा, जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो होता है, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे कार्बन लेते हैं। कार्बन यूज करने का एक कारण है, कार्बन जो होता है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है और हमारे लिए चीप भी होता है, सस्ता भी है। तो हम कोई ऐसे मटेरियल से ही रिडक्शन करवाना मतलब फायदेमंद होता है जो कि हमारे लिए सस्ता पड़े। क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्शन कंपनी में है तो आप अपनी जितनी भी डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए आप सोचोगे कि हमारे कम से कम पैसे लगे, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा चीप बने, सस्ता बने। तो इसलिए हम कार्बन से रिडक्शन करवाते हैं। कार्बन जो होता है कोल की फॉर्म में मिल जाता है। कोल जो होता है बाकी मेटल्स के मुकाबले जो होता है कंपैरेटिवली जो होता है थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन से जब रिडक्शन करवाते हैं तो ये जिंक बन जाता है और यहाँ पे एक गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए सीखा क्या हमने यहाँ पे कि हमारे पास एक और था, उसको हमने हीट करा, एब्सेंस ऑफ एयर में ऑक्साइड बना, और ऑक्साइड बनने के बाद हमने रिडक्शन करवाई, तो क्या बन गया हमारे पास, मेटल आ गया हमारे पास। मेटल, हमको मेटल चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। कैल्सिनेशन को अगर डिफाइन करना हो तो उसको कर सकते हो आप कि एक प्रोसेस होता है, इट यूज फॉर कार्बोनेट ओर्स, ठीक है। ये कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और स्ट्रांगली हेटेड ठीक है। तो हम जो और होता है उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपके लिए तो देखिए जब आपने इसको स्ट्रांगली हीट करा तो कैल्सिनेशन ये वाला प्रोसेस है, ये वाला, ठीक है। कि आप क्या करते हो, कार्बोनेट और को स्ट्रांगली हीट करते हो इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। और कौन सी गैस निकलेगी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 3 पॉइंट हो गए कैल्सिनेशन के। तो कैल्सिनेशन आपको सिंपल समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास जो मॉडरेट वाले होते हैं अगर वो कार्बोनेट की फॉर्म में है, तो कार्बोनेट की फॉर्म में है तो हम उसको कैल्सिनेशन के द्वारा अलग करेंगे। कैल्सिनेशन मैंने आपको बता दिया, एब्सेंस ऑफ एयर में किसी भी और को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो हमारे ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हम सिंपल उसका रिडक्शन करवा देते हैं। ये वाला प्रोसेस रिडक्शन है। तो रिडक्शन करवा दिया हमने, कार्बन से इसलिए करवाया क्योंकि कार्बन जो होता है बाकी मेटल्स के द्वारा मुकाबले जो होता है कंपैरेटिवली जो होता है वो थोड़ा चीप होता है, सस्ता होता है, इसलिए हमने उससे करवा दिया, ठीक है। अब देखिए हम सीखते हैं नेक्स्ट वाला प्रोसेस। हमने कैल्सिनेशन सीख लिया, देखो ऑक्साइड बना था, ऑक्साइड के बाद रिडक्शन करवाया, प्योर मेटल। यहाँ पे भी वही चीज हुई है, देखिए ऑक्साइड बना, ऑक्साइड के बाद रिडक्शन करवाया और हमको प्योर मेटल मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सल्फाइड और होता तो सिंपल देखिए एक और हम ले लेते हैं, जिंक का ही ले लेते हैं, जिंक सल्फेट,
ठीक है। तो सल्फाइड और है किसका है, तो जिंक का है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। हीट करने के दो तरीके मैंने बताया था आपको सबसे पहले, या तो हम उसको ऑक्सीजन देते रहेंगे और फिर हीट कर लेंगे, या फिर हम उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे और फिर हीट कर लेंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस है, रोस्टिंग। तो इसमें भी हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ जो गैस निकलती है उस गैस का नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा बाकी प्रोसेस आप जानते हैं, अगर ऑक्साइड मिल गया है तो आप उसका रिडक्शन करवा सकते हैं। यहाँ जो रिडक्शन करवाया जाता है जिंक के केस में वो कार्बन से करवाया जाता है। बाकी और भी केसेस होते हैं, जैसे अगर आप मैग्नीज के अगर रिडक्शन करवाते हैं तो उसका रिडक्शन हम एल्युमिनियम से करवाते हैं। यहीं पे अगर आप आयरन की बात करें तो उसका भी हम रिडक्शन जो होता है एल्युमिनियम से करवाते हैं, क्योंकि उनके मुकाबले एल्युमिनियम जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम कार्बन से रिडक्शन करवा लेते हैं। मैंने इसीलिए ये वाला एग्जांपल लिया कि ये थोड़ा सा समझने में आसान होता है, ठीक है। तो जिंक हमको मिल गया और साथ में हमारी जो गैस बनी वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी। ये वाली रिएक्शन देखिए सेम है, उसी से हमने सीखी है, ये हमारा एक तरीके का रिडक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप सिंपल सा कह सकते हो कि जो हमारा रोस्टिंग प्रोसेस होता है, रोस्टिंग, तो ये भी आप लिख सकते हो यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, ठीक है। और यहां पे भी वही लिख सकते हो, स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। और अगर मैं इसमें आगे बताऊं आपको तो इसमें कौन सी गैस निकली है, SO2 गैस इज रिलीज। काफी बार देखो पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में भी काफी बार आ रखा है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस बताओ, तो आप सिंपल यही डिफरेंस लिख सकते हो कि ये कार्बोनेट और के लिए यूज होता है, सल्फेट के लिए यूज होता है, इसमें स्ट्रांगली हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में, इसमें स्ट्रांगली हीट करा जाता है प्रेजेंस ऑफ एयर में। इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसमें जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो हमने अभी तक हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए पढ़ लिया, और हमारा मिडल रिएक्टिव मेटल्स यानी जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होता है उसके लिए हमने अभी तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया है। ये वही टेबल में से मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया है। तो उसी टेबल में हमने पढ़ा था लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं या तो वो हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं या फिर वो जो होते हैं हमारे पास सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि हमको 10th क्लास में पढ़ना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। तो सिंपली आप पुराने की तरह कह सकते हो कि सल्फाइड ओर्स में अगर वो पाए जाएंगे तो हम उसकी रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग आपको मैंने बता दी, हाईली जो भी स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो वो जो होता है हमारा ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ऑक्साइड में चेंज होगा तो उसको हम रिडक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, ये जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड होता है अगर हम उसको सिंपल हीट भी कर दें ना तो भी हमको प्योर मेटल्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कम रिएक्टिव होते हैं तो थोड़ा सा भी हीट करोगे तो वो इजीली जो होगा ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज को। तो इसमें जो होता है हम रिडक्शन करवाने की जगह सिंपली उसको हीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंपल सा हमको दो एग्जाम्पल पढ़ने हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारा सिन्ना बार के लिए, सिन्ना बार, ठीक है। सिन्ना बार जो होता है वो मरकरी का एक और होता है जिसको हम लिखते हैं HGS, ठीक है, मरकरी सल्फाइड, ठीक है। तो इस तरीके से उसको लिखते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना होता है। तो इसमें देखिए एस है सल्फाइड और है, तो सल्फाइड और को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग। हमने क्या कर दिया, रोस्टिंग कर दी। रोस्टिंग करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो ऑक्साइड मिलता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी कि जब भी हम रोस्टिंग करते हैं तो हमको क्या मिलता था, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड मिल गया हमको। और कौन से गैस बाहर निकलती थी, तो ये हमारी गैस बाहर निकलती थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए सिंपल, आपको अगर ये चीज याद है तो आप ये लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे क्वेश्चन भी आता है पेपर्स में बहुत बार कि जो सिन्ना बार होता है उसके लिए आप रिएक्शंस लिखें, या उसको हम कैसे ऑक्साइड से कैसे हम चेंज करते हैं, मरकरी को कैसे अलग करते हैं सिन्ना बार से। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिव है, तो देखिए ऑक्साइड आ गया हमारे पास। तो ऑक्साइड जब आता है तो हम इसको सिंपली क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये एक प्रोसेस याद रखना है लो रिएक्टिव मेटल्स के अंदर, कि जब भी आप उसको सिंपली हीट भी कर दे तो भी वो जो होता है अलग हो जाते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा मरकरी के लिए था। नेक्स्ट जो हमको लास्ट एग्जाम्पल पढ़ना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, देखिए इसको कहते हैं कॉपर 1 सल्फाइड। ठीक है, तो कॉपर 1 यानी कॉपर की जो यहाँ पे वैलेंसी है वो 1 है। ठीक है, तो इसको हम अलग करना चाहते हैं, इसमें से हम कॉपर अलग करना चाहते हैं। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इसको थोड़ा याद रखना पड़ता है हमको, कि इसको भी देखो सल्फाइड हो रहा है तो पहला तो केस सेम होगा कि हम इसकी रोस्टिंग करवाएंगे हीट करके। तो जब रोस्टिंग करवाएंगे तो ये कॉपर 1 ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड नहीं, कॉपर 1 ऑक्साइड यानी 1 वैलेंसी वाला कॉपर। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ये सेम टू सेम रोस्टिंग वाला प्रोसेस हो गया जो हमने पहले पढ़ा है, वैसे ही प्रोसेस है सेम टू सेम। ठीक है, आगे जो हमको पढ़ना है कि जब यहाँ पे ऑक्साइड बन जाता है, तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो जैसी कॉपर 1 ऑक्साइड का जो अमाउंट है, एक गुड अमाउंट ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड जब बन जाता है, एक अच्छे अमाउंट में जब वो बन जाता है, तो हम क्या करते हैं वहां पे एयर की सप्लाई का जो होता है स्टॉप कर देते हैं। जैसे हमने ये रिएक्शन करवाई, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, एयर को देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। इसके बाद हमको लगता है कि कॉपर ऑक्साइड एक अच्छी मात्रा में बन चुका है, तो हम क्या करते हैं जो सप्लाई होते हैं उसको रोक देते हैं। तो जैसे ही रोक देते हैं तो क्या होता है कि कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्शन करने लग जाते हैं, और इस रिएक्शन से क्या फायदा होता है कि हमको कॉपर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर 1 सल्फेट जो होता है, ठीक है, सल्फाइड जो होता है, इस तरीके से वो रिएक्शन कर देते हैं, और रिएक्शन करने के बाद जो हमको आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, तो कॉपर और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए कॉपर मिल गया। तो इसमें जो था हम रिडक्शन करवा सकते थे, इसकी रिडक्शन हम करवा सकते थे, पर बेसिकली क्या होता है कि अगर हमको कोई दूसरा सब्सटेंस हम उसमें डालें और फिर वो रिडक्शन हो, तो इससे अच्छा अगर वो पहले ही रिडक्शन हो जा रहा है एक सिर्फ एयर के सप्लाई बंद करने से, तो ये तो हमारे लिए फायदा हो गया ना, कि हमने एयर की सप्लाई बंद कर दी और कॉपर बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे लिए फायदा हो जाता है। तभी हम जो होता है इसको रिडक्शन करवाने से अच्छा क्या करते हैं कि उसकी सप्लाई बंद कर देते हैं। जब एक अच्छे अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड बन जाता है तो वो रिएक्शन करने लग जाता है कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर 1 सल्फेट के साथ, तो हमारा कॉपर बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि हमने आज जो पढ़ा है वो हमारा मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम